अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं जो कि पाइथन कोर्स डे 6 है, यानी कि लेक्चर नंबर 6। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंपाइलेशन वर्सेस इंटरप्रिटेशन और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर कल के लेक्चर में किसी का कोई भी मसला या कोई भी डाउट है तो वो सबसे पहले क्लियर कर लो, नहीं तो फर्दर ऑनवर्ड हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, आवाज़ नहीं आ रही है अपनी। आप अपना माइक चेक करो, अनकनेक्ट करके दोबारा करो। हेलो। जी, हाँ जी। कंपाइलेशन मुझे समझाना स्टार्टिंग से। कंपाइलेशन, जैसे कि कल भी बात की थी कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके मौजूद हैं। एक कंपाइलेशन और दूसरा इंटरप्रिटेशन। जैसे इंटरप्रिटेशन है ऐसे ही कंपाइलेशन है, जिसमें आप अपना एक सोर्स कोड क्रिएट करते हो और फिर वो एक सोर्स कोड क्रिएट होके एक एग्जीक्यूटिव फाइल क्रिएट हो जाती है, जिससे आप किसी भी विंडो में या किसी भी जगह या वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, और आप उसको प्रोग्राम को रन भी कर सकते हो। और जो वो प्रोग्राम ठीक परफॉर्म या जो प्रोग्राम है जो ये ट्रांसलेशन को परफॉर्म करता है उसको कंपाइलर या ट्रांसलेटर कहते हैं। ठीक है। और कोई डाउट? नो। क्लियर है? जी। और किसी को ओपनली नो, पूछ लिया? आगे स्टार्ट करो। No, I have no any doubts. कोई मसला नहीं है, पूछ लिया करो किसी भी बात की है किसी भी चीज़ की, क्योंकि ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिससे आपने आगे जाके सारी कोडिंग करनी है। जब तक ये जी जी क्लियर नहीं बिल्कुल। होंगी फिर आगे किस तरह कंटिन्यू कर पाओगे। इसलिए कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको पहले क्लियर कर लिया करो, पूछ लिया करो। ओके। क्लियर है? जी वही जो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, कंपाइलेशन वर्सेस इंटरप्रिटेशन, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जिससे हमें ये एक समरी टाइप जो एक बनी थी कि इंटरप्रिटेशन सिस्टम यानी कि इंटरप्रेटर सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जी जी बिल्कुल। ये बात हुई थी। जी जी। सर। क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि कंपाइलेशन एक कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जी, और जो जी। इंटरप्रिटेशन है वो एक तो फास्टर है और एक तो वो दूसरा ये सस्ता है कि हर बंदा उसे यूज कर टाइम सकता है। यूज कंज्यूमिंग कर और सकते कम एक है। तो वो इजी है और दूसरा ये है कि जहाँ हमने वो एक खरीदना है ये हम तकरीबन 10 खरीद सकते हैं। हैं ऐसे और इस ही। पर हम काम दोनों पे एक ही कर सकते हैं। दोनों पे प्रोसेस एक ही होगा। जी। हम्म। और कोई डाउट? क्लियर है? नो। जी बिल्कुल। यस सर। ओके। आज का लेक्चर जो कि व्हाट डज द इंटरप्रेटर डू, बेसिकली इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर इसलिए किया गया है जैसे कि वो कंपाइलेशन प्रोसेस एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और एक कॉस्टली पड़ जाता है। इसीलिए कोर्स के अंदर भी उन्होंने इंटरप्रेटर सिस्टम का ही ज़्यादा डिस्क्राइब किया और हमने कोडिंग भी इसी में सिस्टम के अंदर रह कर करनी है। आज इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट डज द इंटरप्रेटर एक्चुअली डू। अब एक दफ़ा दोबारा अज्यूम करो कि आपने एक प्रोग्राम को क्रिएट कर लिया। लेट assume once more that you have written a program. Now it exists a computer file. जैसा कि मैंने बात की, अब अगर आप कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज़ क्रिएट करते हो वो आपके कंप्यूटर में एक फाइल एक कंप्यूटर की फाइल जैसे सेव हो जाती है। ऐसे ही अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज एक्चुअली अ पीस ऑफ टेक्स्ट। जो भी आपने उसमें रिटर्न किया, जो सिंटैक्स लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो एक टेक्स्ट का ही पीस है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो द कोड, सोर्स कोड इज यूजली प्लेस्ड इन द टेक्स्ट फाइल, और वही सोर्स कोड उस टेक्स्ट फाइल के अंदर भी प्लेस किया जाता है जिससे वो कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करेगा, उसको रन करेगा। नोट, इट हैज टू बी प्योर टेक्स्ट। जैसे उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, कोई डेकोरेशन, कोई कलर या कोई भी इमेज और कोई भी मीडिया किस्म का टाइप कुछ नहीं होना चाहिए, जस्ट टेक्स्ट होना चाहिए। और टेक्स्ट एक रूल के मुताबिक, जिस सिंटैक्स और सिमेंटिक के मुताबिक
परफेक्ट होना चाहिए, एक प्योर टेक्स्ट होना चाहिए। वो आपने क्रिएट कर लिया, वो आपने कर लिया पूरा। नाउ यू हैव टू इन्वोक द इंटरप्रेटर टू लेट इट रीड योर सोर्स फाइल। फिर आपने वो क्रिएट करके इंटरप्रेटर सिस्टम के अंदर ऐड कर देना है, जिससे वो उसको रीड करे और प्रोग्राम को रन करने में आपकी मदद करे। बेसिकली मैंने बात की थी ना कि एक प्रोग्राम को, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके लिए एक इंटरप्रेटर होना जरूरी है। इसीलिए जिससे आपने कोई सोर्स कोड या सोर्स फाइल क्रिएट कर लिया, आपने उसके अंदर उसको इन्वोक कर देना, उसमें उसे ऐड कर देना, फिर वो आपके सोर्स फाइल को रीड करेगा। बेसिकली इसका वर्क ये है, रीड करके फिर उसको परफॉर्म करेगा। द इंटरप्रेटर reads the source code in a way that is common in Western culture from top to bottom and from life to life। यानी कि एक होल सिस्टम, यानी कि आपकी एक होल फाइल को वो रीड करेगा। देयर आर सम एक्सेप्शंस, जो कि कोर्स के आगे फर्दर हम उसको डिस्कस करेंगे कि इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इंटरप्रेटर चेक इफ ऑल सब्सिक्वेंट लाइन आर करेक्ट। जैसा कि एक किस्म का उसने रीड करना है, उस चीज को स्कैन करना है सबसे पहले कि उसमें कोई एरर तो नहीं। इफ द कंपाइलर या इंटरप्रेटर सिस्टम फाइंड एन एरर, इट फिनिश इट्स वर्क इमीडिएटली। वो उसी टाइम उसकी अपनी रीडिंग को या अपनी स्कैनिंग को रोक देगा। द ओनली रिजल्ट इन दिस केस इज एन एरर मैसेज, कि आपका सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड ठीक नहीं है, और वो उस चीज को इंडिकेट भी कर देगा, जैसे इन रेड कलर, या जो चीज ठीक है इन वाइट ग्रीन कलर, जैसे इंडिकेशंस होती हैं रॉन्ग की और राइट की। फिर से एक दफा ज़ूम कर लो। लेट इज ज़ूम वंस मोर दैट यू हैव रिटन अ प्रोग्राम। नाउ इट एग्जिस्ट एज अ कंप्यूटर फाइल। आई थिंक ये बात उसने दोबारा यहाँ पे लिख दी है। ये बात दोबारा उसने लिख दी है, वही बात, द ओनली रिजल्ट इन दिस केस इज एन एरर मैसेज। सिंपल इस चीज में ये जो बताया है कि इंटरप्रेटर एक्चुअली वर्क क्या करता है, वो सिंपली आपके जो सोर्स फाइल या वो जो सोर्स कोड है, एक्चुअली सोर्स फाइल वही होती है जिसमें आपका सोर्स कोड मौजूद होता है उस फाइल के अंदर। उस फाइल को कहते हैं सोर्स फाइल, जो कि अभी पीछे हमने डिस्क्राइब भी उसको एक ब्रीफली उसको देखा भी था। इसी तरह वो उसको रीड कर लेता है, स्कैन कर लेता है। अगर उसमें कोई भी एरर है या कोई भी चीज इनकरेक्ट है, जैसे आपने कोई सेंटेक्स नहीं ठीक लिखा, ग्रामेटिकल तरीके से वो गलत है, या वो किसी मीनिंग के लिहाज से यानी कि सिमेंटिकली वो गलत है, तो वो उसी वक्त अपने काम को रोक देगा, इमीडिएटली स्टॉप हिज वर्क या फिनिश हिज वर्क। द ओनली रिजल्ट इन दिस केस इज एन एरर मैसेज, तो वो एरर आ जाएगा। ये दोबारा से है, इसको छोड़ दो। आगे, द इंटरप्रेटर विल इन्फॉर्म यू वेयर द एरर इज लोकेटेड। जैसे मैंने बात की कि इंटरप्रेटर आपको बता भी देगा कि एरर कहाँ पे है, एंड व्हाट कॉज इट, कि उस चीज कि उस एरर की वजह से क्या मसला आ रहा है। However, these messages may be misleading as the interpreter isn't able to follow your exact intentions। जैसे कि वो एरर जरूरी नहीं है कि वो मेन एरर हो। जिस तरह अगर आपने कोई चीज लिखी है कि फ्रॉम अ लेटर, कि वहां से मुझे लेटर है, या इट फॉर्म अ लेटर, कि ये एक फॉर्म बनी है लेटर की, तो फ्रॉम और फॉर्म में वो में इस तरह की मिसलीडिंग कर सकता है, आपको मिसगाइड कर सकता है। एंड मे डिटेक्ट एरर at some distance from their real causes। For example, if you try to use an entity of an unknown name, कोई अननोन नेम रख लिया आपने किसी और चीज का जो पहले से ही रिजर्व है, इट विल कॉज एन एरर। तो ये एक एरर क्रिएट कर सकता है, बट एरर विल बी डिस्कवर्ड इन द प्लेस वेयर इट ट्राइज टू यूज अ एंटिटी। जहाँ पे वो आपने एंटिटी पुट की है, वो मे बी उस चीज से आगे आपको जाके एरर कर दे। एक नाम आपने पीछे भी लिखा है या नाम आपने आगे भी लिखा है, पीछे के लिहाज से, पिछली लाइन के लिहाज से वो नाम बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगली लाइन के लिहाज से यानी कि सिमेंटिकली वो लाइन ठीक नहीं है। नोट वेयर द न्यू एंटिटी वाज इंट्रोड्यूस, तो वहां पे आपको एक नया एंटिटी नेम या कोई नया वर्ड वहां पे ऐड करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, द एक्चुअल रीजन इज यूजुअली लोकेट अ लिटिल
earlier in the code. Example, in the place where you had to inform the interpreter that you were going to use the entity of the name. वो ये भी कर सकता है एक दो दफा कि आपको वो छोटा एक एरर होता है मेजर कि जिसने उस प्रोग्राम पर रोक ही दिया, एक होता है छोटा एरर स्मॉल यानी कि लिटिल कोड के अंदर, तो वो एक अलग चीज है, एक अलग एंटिटी है, लेकिन आप वहां पे अपना नाम वो यूज कर सकते हैं. इफ द लाइन लुक्स गुड द इंटरप्रेटर ट्राइज टू एग्जीक्यूट इट. लाइन गुड मतलब कि आपने उसको एक जो उसका लैंग्वेज का रूल है उसके मुताबिक और उसके मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक काम किया है, तो वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा. ईच लाइन इज यूजुअली एग्जीक्यूट सेपरेटली. हर जो एक लाइन आपने लिखनी है वो बारी बारी अलग-अलग एग्जीक्यूट होगी, वो उसको अलग-अलग मुकम्मल करेगा. सो द ट्रियो रीड, चेक, एडिट, एग्जीक्यूट कैन बी रिपीटेड मैनी टाइम. तो आपने जितनी लाइंस क्रिएट की हैं अपने सोर्स प्रोग्राम में, वो उतनी दफा ही उस लाइंस को बारी बारी करके रीड करेगा, उसको स्कैन करेगा. मोर टाइम देन द एक्चुअल नंबर ऑफ लाइन इन द सोर्स फाइल, as some part of the code may executed more than once. ये भी हो सकता है अगर वो लाइन कोई मेजर है या कोई लंबी है, मीन्स के 2-3 लाइंस में आ जाती है, वो एक ही पैराग्राफ है, तो वो उसको एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट कर सकता है. It is possible that a significant part of the code may be executed successfully before the interpreter finds an error. अब बात अगर एरर सेंटर में है या एरर बॉटम में यानी कि एंड ऑफ द प्रोग्राम में है, तो उससे ऊपर जितनी स्कैनिंग की होगी वो उतनी अपनी स्कैनिंग मुकम्मल रखेगा. दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर इन द एग्जीक्यूशन मॉडल. जैसे आपने कोई भी चीज एक दफा चेक कर ली है, एंड पे कोई एरर आ गया, अब जरूरी नहीं है कि एंड पे एरर आ गया तो अब वो आप दोबारा से उस चीज को रीड करो, उस चीज को स्कैन करो. जैसे आप स्कैन करते हो अपने वायरस को, जो फाइल्स पीछे से स्कैन करता हुआ वो आता है, आगे थ्रेड आ जाता है, वो सिर्फ उस थ्रेड को रिमूव करना है या उस थ्रेड को चेंज या उसका जो भी एक्शन उसके लिए परफॉर्म करना है, अगर उसको क्वारंटाइन करना है या उसको रिमूव करना है, तो सिर्फ वो उसी एरर को रिमूव करेगा. ये नहीं करेगा कि वो अब दोबारा से उस चीज को फिर से जो पिछली फाइल्स हैं वो दोबारा स्कैन करनी है, उसको रीड करना शुरू कर देगा कि इसके अंदर कोई वायरस है या नहीं. बात समझ लगी ना? एक बार दोबारा बताना. मैं बात कर रहा हूँ जैसे एंटीवायरस होता है ना, जब आप उसकी एक क्विक स्कैनिंग या फुल स्कैनिंग करते हो तो वो स्टार्ट से लेके एंड तक फाइल को स्कैन करता है. अब वो उसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है अपनी ए से, कोई 1000 या 2000 फाइल के बाद कोई एरर आ गया, यानी कि कोई वायरस मिल गया उसे या कोई भी बग आ गया, तो वो सिर्फ उसको रिजॉल्व करने की इंडिकेशन देगा कि आई फाउंड अ थ्रेड. सिर्फ उसके एक्शन के लिए हमने सिर्फ उसको ये कमांड देनी है कि तुम ये एक्शन करो, इसको रिमूव कर दो या इसको क्वारंटाइन कर दो या इसको अभी पेंडिंग पे लगा दो. अब ये तो नहीं ना कि कहीं पे एरर आ गया है तो वो स्कैनिंग दोबारा से शुरू कर देगा. कैसे होता है? नहीं, कोई बात ना कि वो स्टार्ट से लेके कोई छोड़ के आगे चल जाता है ना. 3000 वो इंडिकेट करके या तो वहां पे स्टॉप हो जाता है कि आप सबसे पहले उसको उस थ्रेड को रिमूव कर लो या उस थ्रेड को चेंज कर लो या जो भी आपने उसके साथ करना है वो करो, फिर वो फर्दर अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं. ये तो नहीं ना ऑप्शन करते वो देते हैं वो स्टार्ट लोग. से दोबारा से स्टार्ट कर ले. इसी तरह ही इंटरप्रेटर नहीं, सिस्टम, उसका भी वो प्रोसेस. ऑप्शन दे देते हैं ना. हाँ जी, इसी तरह ये भी बता देगा कि यहाँ पे एरर है, वहां तक सिस्टम स्टॉप हो गया और आप उस एरर को चेंज करके वो फर्दर अपनी जो स्कैनिंग या रीडिंग है वो वहां से कंटिन्यू करेगा. ठीक हो गया. ठीक है. ठीक है. यू मे आस्क नाउ विच इज बेटर, द कंपाइलिंग मॉडल और द इंटरप्रेटर मॉडल.
अब आपने पीछे उसके दोनों कंपैरिजन पढ़े हैं, अब आप बताओ कि दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सा है? इंटरप्रेटिंग मॉडल। इंटरप्रेटर। क्यों? बिकॉज अभी हमने आपको लेक्चर स्टूडेंट से पहले बताया कि एक तो वो टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग करता है, ये फास्टर है, ठीक है। दूसरा ये इतना कॉस्टली नहीं है, वो कॉस्टली है। एग्जैक्टली वही बात कि ये कोई एक ऑब्वियस आंसर नहीं है, खैर, लेकिन उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से देख के पता लग सकता है कि कौन सी चीज बेटर है। अब हर किसी का जवाब एक जैसा थोड़ी होगा। अब किसी के पास हाई लेवल कंप्यूटर पड़ा है, वो तो कहेगा भाई मैं कंपाइलेशन प्रोसेस से भी कर सकता हूँ, मुझे क्या इशू है। लेकिन जो मेजोरिटी है वो एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज को देख के वो उस हिसाब से बताती है कि हाँ इंटरप्रेटर सिस्टम ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना? जी। फिर पीछे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जो उसने एक पेज छोड़ के आगे उसने डिस्क्राइब किया था, वो हमने कल ही उसके साथ डिस्कस कर लिया था, ताकि एक फ्लो के साथ काम चलता रहे। जी। अब इस चीज का क्लियर हो गया कि इंटरप्रेटर एक्चुअली वर्क क्या करता है। क्या करता है बताओ? मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है। उसके ट्रांसलेशन करता है, यानी कि उसकी जी। रीडिंग करता है, फिर उसमें से एरर निकालता है। एरर निकालता है सोर्स कोड। हम्म। हमने सोर्स कोड बनाया होता है, अगर उसमें से कोई एरर है तो उसको रेड कर देता है। और अगर कोई भी उसमें या कोई पेंडिंग पे लगा पहले से वो देता लोड है। कर रहा हो, ठीक है ना, लोड कर रहा हो, तो हमें उस लोड करने से पहले पहले वो बता देगा कि इस चीज पे एरर है, ये चीज आप सही कर लो। जी, उसको समझ लग गई है, मौजा ही हुआ है इस दफा तो, है ना? और एक तो ये अब समझ लग गई है कि एक्चुअली इंटरप्रेटर सिस्टम होता क्या है। What does this all mean for you? क्या मतलब है? इस आपके लिए सारी इसका बातों मतलब से क्या है? क्या पता लगता है कि इसका क्या मतलब है? अब यहाँ से देख के नहीं पढ़ना, यही मतलब पता इन सारी लगता है बातों से पाइथन इज हमने एन इसमें इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर का बताना है। कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. This means that it inherits all the described advantages or disadvantages. Of course, it adds some of its unique feature of both sets. If you want to program in Python, you need the Python interpreter. कि आप अगर आपने वो पाइथन का प्रोग्राम परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको इंटरप्रेटर चाहिए, और पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, आप उसके बगैर अपने कोड को रन नहीं कर सकते। खुशकिस्मती से, फॉर्चुनेटली, पाइथन इज फ्री. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस कि पाइथन फ्री है, ओपन लाइसेंस है, कोई भी इस चीज़ को आराम से यूज़ कर सकता है। आपने देखा होगा कि कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनको बाय करना पड़ता है यूज़ करने के लिए, लेकिन पाइथन एक फ्री ओपन लाइसेंस एप्लीकेशन. Due to historical reasons, languages designed to be utilized in the interpretation manner are often called scripting language, while the source program encoded using them are called scripts. जिस तरह एक इंटरप्रिटेशन मेथड के लिए आपने एक प्रोग्राम जो उसकी लैंग्वेज है उसको सीखना होता है, आपको पहले ही पता होता है कि मैंने कौन सा प्रोग्राम बनाना है, जिसको कहते हैं स्क्रिप्टिंग करना, पहले से ही पता हो, सारा कुछ पहले से ही पता हो कि हमने क्या क्या चीज इसमें ऐड करनी है और क्या क्या चीज इसमें ऐड नहीं करनी, जिसको आजकल आप लोग यूट्यूब भी देखते होंगे, कहते हैं ना एक स्क्रिप्टिंग व्लॉग्स, नॉन स्क्रिप्टिंग व्लॉग्स. स्क्रिप्टिंग पहले से ही तैयार किया हुआ शो करना, तो इसी तरह इंटरप्रिटेशन मैनर आर ऑफ्टन कॉल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. पहले से ही एक तैयार की हुई लैंग्वेजेस है, सिर्फ आपको उसकी रूल्स के उसके मीनिंग्स को समझना है. वो पहले से ही एक लैंग्वेजेस डिजाइन टू बी यूटिलाइज्ड,
इन द इंटरप्रिटेशन मैनर आर ऑफ्टन कॉल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वो लैंग्वेजेस पहले से ही तैयार है, आपने कोई न्यू क्रिएट नहीं करनी, आपने सिर्फ उसी लैंग्वेज को मास्टर होना है, उस लैंग्वेज। ओके, जी। कोई डाउट या कुछ समझ ना लगी हो? स्टार्टिंग से बताना। इस पेज की पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। नहीं, यहाँ से व्हाट डज दिस ऑल मीन्स फॉर यू। हाँ तो ये अब आपने बताना है ना, वही है। पीछे जितना पढ़ा है मैं बताता हूँ इसे, क्या मैं मतलब है? ऐसे बताता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ, बोलो। मैं ऐसे बताता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ। उसने कहा कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज। के पाइथन, हम जैसे कि जानते हैं कि पाइथन की नहीं, जो मुझे कंपाइलेशन लैंग्वेज इस नहीं है, पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ठीक है ना। नहीं नहीं, उसको पाइथन की जो वो अपनी तो मुझे जाती समझ, लैंग्वेज है ना, वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। कोई और डाउट है? ये नहीं मैं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों ने शायद इसका क्या पूछ रहे थे, मुझे उस बात की समझ नहीं लगी थी। मैं तो क्वेश्चन मतलब व्हाट डज दिस आपसे ऑल मीन फॉर यू, कि ये जो हमने पीछे पढ़ा उसका अच्छे मतलब से क्या है। पढ़ा है अब तक, इसका क्या मतलब आपकी नजर में? ओके यही ओके। पता लगा ना, इन पाइथन इंटरप्रेट। ज्यादातर इन लोगों ने यूज तो ज्यादातर इंटरप्रेटर यूज किया होगा हर जगह। मैंने वो पाइथन की तो लैंग्वेज वो है। रीजन उसका बताया ना कि इंटरप्रेटर सिस्टम यूज क्यों किया है उन्होंने। वही ना। एक दो ही तो मेथड है, एक कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन। कंपाइलेशन नहीं इतना यूज किया जितना ज्यादा इंटरप्रेटर यूज किया होगा इन्होंने, मैंने भी तो, मेरा बेटा है, वही तो बात की है ना। नहीं, मैं वैसे में बात कर रहा हूँ। जी। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ के ये समझ नहीं लगी कि इंटरप्रिटेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर है। हाँ जी। मैंने स्टार्ट में एक प्रिंसिपल बताया था ना, किस जी। प्रिंसिपल? किस? जी सर। कीप इट सिंपल स्टूपिड। वही चीज ना कि आप अपने काम को जितना सिंपल रखोगे आपके लिए उतनी ही आसानी है और उतने एरर के चांसेस कम है। ओके, समझ लगी? लग गई। अच्छा सर, ये पाइथन में, अच्छा इसने ये बताया हुआ कि पाइथन की जो लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ऐसे ही बिल्कुल। हाँ जी, इसमें कंपाइलेशन लैंग्वेज यूज नहीं हो सकती पाइथन में, यूज हो सकती है। क्योंकि वो क्यों नहीं होती है यूज हो? बहुत कम, लेकिन जो इसकी जाती लैंग्वेज है वो इसकी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। जरूरी नहीं है, सिर्फ ये आपके कोर्स में इस चीज को ज्यादा प्रेफर किया गया है, वरना जरूरी नहीं है कि इंटरप्रिटेशन सिस्टम से ही करनी है। ओके। समझ लगी? ये सिर्फ जी जी आपके बिल्कुल। कोर्स में उन्होंने आपकी आसानी, अभी बिगनिंग लेवल है ना, तो आपकी जी जी आसानी बिल्कुल। के लिए उन्होंने सिर्फ आपको कहा है कि इंटरप्रेटिव सिस्टम के तहत ही आप इसको परफॉर्म करो, इसको रन करो, ताकि आपकी एक बेस बन जाए। वो तो फिर प्रो लेवल पे आ जाता है ना कि आपने अब दोनों में आप मास्टर हो चुके हो। आपका जी दिल जी करता है बिल्कुल। कंपाइलेशन प्रोसेस से कर लो या इंटरप्रिटेशन प्रोसेस से कर लो। जरूरी नहीं है कि पाइथन इंटरप्रेटर सिस्टम से ही होगा। फिर बात आ जाती है व्हाट इज पाइथन, जो अपने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बात की थी। Python is widely used, interpreted, object-oriented, and high-level language with dynamic semantics used for जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। जैसे सिंटैक्स सिमेंटिक्स वगैरह, हम लोग रूल्स उस लैंग्वेज के और उसके मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट के, यानी कि सिमेंटिक्स के एक प्रॉपर यूज से अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। यही बात की थी। जी जी बिल्कुल। एंड वाइल यू मे नो द पाइथन एज अ लार्ज स्नेक, जो उसका एक जिस तरह आपने उसका थंबनेल देखा होगा, पाइथन का एक लार्ज स्नेक है। क्यों? He named of the Python programming language come from an old BBC television comedy series called Monty Python's Flying Circus। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी एक बात बताई थी कि पाइथन का कोई भी स्टैंड फॉर नहीं है, गूगल पर ढूंढने जाओगे कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों? ये जो ग्विडो वैन रोजम था जिसने ये प्रोग्राम क्रिएट किया है, इन्वेंट किया है, वो बीबीसी टेलीविजन जो कॉमेडी सीरीज है मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस,
उसका बहुत बड़ा फैन था, उसका बहुत बड़ा फैन था, उसी से ही उसने निकाला पाइथन कि मेरे सॉफ्टवेयर के लिए भी भाई एक यूनिक छोटा और लिटिल मिस्टीरियस नेम होना चाहिए। उससे उसने सोचा कि हाँ अब मेरे प्रोग्राम का नाम ये पाइथन ही रखा जाएगा। ये जो बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। जी जी, आई रिमेम्बर। After the height of its success, the Monty Python team were performing their sketches to live audience across the world, including at the Hollywood Bowl. Since Monty Python is considered one of the two fundamental nutrients to a programmer, the other being pizza, Python's created named the language in the honor of the TV show. उस टीवी शो के इतना वो उसको पसंद था, इतना वो फैन था कि उसने उसी के ऑनर के लिए, उसी के एजाज के लिए अपने प्रोग्राम का भी ये नाम रख दिया। अपने प्रोग्राम का भी उसने वही नाम उसमें से निकाल के रख दिया। नहीं तो बेसिकली जब देखा हो ज्यादातर लोग अपने नाम या अपने सरनेम के मुताबिक ही अपने प्रोग्राम का नाम रख देते हैं, लेकिन उसने उस सीरीज, उस जो टीवी प्रोग्राम के ऑनर की वजह से, जारी बात है एक बिग फैन था वो, जैसा पागल वाले फैन नहीं होते वैसे ही, तो उसने इसका भी नाम, अपने प्रोग्राम का भी नाम पाइथन वहां से निकाल के रख दिया। हु क्रिएटेड पाइथन, ये आप लोगों ने बताना, वैसे तो सामने लिखा हुआ है। यूट्यूब एंड रोसम। ठीक है बहन दोस्तों, मुझे बड़ी आवाज़ें निकलनी है तो। ये पैदा कब हुआ था? 1956 में। अच्छा, नीचे भी पढ़ लिया तुम लोगों ने। बनाया तो इसे 1991 में था ना। इन्वेंट उसने 1991 में किया था, लेकिन वो बोर्न इन 1956 में हुआ था, हर्लिन में। बट ये हमने स्टार्टिंग में तो नहीं ना पढ़ा, ये तो अब पढ़ा रहे हैं। देखो स्टार्ट में सिर्फ आपकी बेस बनानी होती है कि एक्चुअली पाइथन है क्या। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, हमने स्टार्ट में ये नहीं ना पढ़ा था, ये तो अब पढ़ा रहे हैं। वही अब उन्होंने हु क्रिएटेड पाइथन एक अलग से वो उसको मैं डिस्क्राइब कर दिया, हालांकि टॉपिक दे दी। इतनी वेटेज नहीं है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। कोई आपसे पूछ लेता है भाई क्या कर रहे हो, मैं पाइथन का भाई प्रोग्रामर हूँ, पूछ लेते किसने इसको जाती है, वो कब पैदा हुआ था, तो जस्ट आपकी एक बेसिक या जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज उन्होंने मेंशन की है जस्ट। लेकिन ये आपके जो एग्जाम्स के मुतालिक, ये जो मॉड्यूल 1 का टेस्ट होगा उसके मुतालिक इसकी कोई वेटेज नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है पास पेपर के साथ, जो कि इंशाल्लाह कल या परसों से हम लोगों ने वो भी स्टार्ट कर देने हैं, वो कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन सिस्टम, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इन्हीं के मुतालिक ही वो आपसे सवाल पूछेगा। हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि उन्होंने पास पेपर में किस किस्म के सवाल पूछे हैं। और सर वो पास पेपर में क्वेश्चंस हैं कि एमसीक्यूज हैं? एमसीक्यूज। एमसीक्यूज और एनी आइडिया कि जो हमें पेपर पास जाना है पेपर में वो हमें पास कितने पेपर से एमसीक्यूज हैं? आएगा। पास, बेसिकली जो इनका प्रोग्राम होता है ना, अब पास पेपर अगर हम पिछले 5 साल के पास पेपर देख लें तो उससे रेलिवेंट मिलते जुलते ही सवाल वो क्रिएट करेगा ना, जो उनके एक बैंक में सेफ पड़े। एग्जामिन और कितने एमसीक्यूज होते हैं ये? कितने एमसीक्यूज होते हैं ये हर साल बेस करते हैं टाइम के लिहाज से। 15 मिनट का टेस्ट है, उसमें आप अगर हिसाब लगा लो तो 15 एमसीक्यूज वो दे सकता है, 15 से 20 एमसीक्यूज वो दे सकता है उसकी वेटेज के लिहाज से। अगर पेपर उसने आसान क्रिएट किया तो वो जारी बात है आपको ज्यादा सवाल पूछेगा कम टाइम। पेपर उसने मॉडरेट यानी कि मिडिल रेंज में सेट किए तो उस लिहाज से वो उसको मैनेज करेगा। लेकिन घबराना नहीं और है, सर ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कुछ सवाल आएगा नहीं जो आपके कोर्स से बाहर होगा, वो चीजें आपने सारी पढ़ी होंगी। जस्ट सर पास ये ऑनलाइन इसी बार हो रहा है कि हर पढ़नी है, बार ऑनलाइन ही पेपर होते हैं इसके? इसके हर दफा ही ऑनलाइन पेपर हो। ओके। वो आगे प्रोफेशनल लेवल है जहाँ पे
ये तो पीक ऐप है ना, वो जी जी आगे बिल्कुल। ऐप, अगर आपने उसमें मास्टरी करनी है या आपने उसको अच्छी तरह अपनी अब मुट्ठी में रखना है, यानी कि आपने उसको प्रोफेशन बनाना है अपना, तो वो उस बेस पे आगे जाके फिर वो ये डिफरेंट सेंटर्स में जाके पेपर देने पड़ते हैं आपको। लेकिन अभी जो ये मॉडरेट लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, इसमें आपके पेपर ऑनलाइन होंगे। ओके ठीक है। ओके। और सर एनी आइडिया कि ये जो गुइडो एंड रोजम था, जी, इसने ऐसा क्या सोचा ये जिसे सोच कर ये पाइथन बनाया है इसने? जिस तरह न्यूटन के सिर पर सेब बजा था, उसने क्या सोचा होगा? उसने सोचा कि ये नीचे को सेब क्यों गिरा और ये गिरेगी ऊपर नहीं। को क्यों नहीं गया। हाँ, जी जी बिल्कुल। ऐसे ही है ना। ऐसे फिर उसने कहा कि जो पहले प्रोग्राम है, ठीक है, मेरे कहने पहली का मतलब है चीजें कि हैं। इसे कोई जरूरत कोई मैं महसूस हुई किसी चीज की कि यार ऐसी चीज नहीं, ऐसी चीज होनी चाहिए, वो चीज मैं पूछ रहा हूँ। मतलब मतलब कि अगर हमें किसी चीज की जरूरत महसूस होती है तो हम कहते हैं यार हम ये चीज ले आते हैं या हम ये चीज कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो इस बंदे को बेसिकली क्या ऐसी जरूरत ये महसूस अपनी हुई कि इस नीड्स बंदे के, ने पाइथन बनाया। अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए किया ना। जिस तरह जावा लैंग्वेज है, ये भी उसी टाइम की लैंग्वेज है। जावा लैंग्वेज भी उसी टाइम की लैंग्वेज है, लेकिन उसके एक अपने तरीके हैं। हर ठीक लैंग्वेज है। के एक अपने तरीके हैं। इसने अपने लिहाज से, यूजर फ्रेंडली के लिहाज से, कि आम बंदा भी इसको, जिसने जस्ट आप जैसा बिगनर हो, आप भी अब इस चीज में एक मास्टर हो जाओगे। हर बंदे का यही होता है कि इस चीज को जितना सिंपल रखा जाए उतना ही लोगों के लिए बेटर है। क्योंकि लेकिन ये चीज पहले भी थी लेकिन इसने एक हिसाब से डेवलप करके इसने अपनी अलग चीज तैयार कर दी है। अपनी अलग, एक अपना अलग सॉफ्टवेयर तैयार किया, जिसमें आप फर्दर सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हो। जैसा इंटरप्रेटर सिस्टम है, पाइथन है, एक अलग ब्रांड है। जैसा शू के ब्रांड है, किसी एक बंदे ने इन्वेंट कर लिया है, इसी तरह साथ साथ उन्होंने और कैटेगरीज अपनी बढ़ाने के लिए, और भी बंदे ने, किसी के पास अपना आइडिया होगा कि यार इस चीज में इस बंदे ने ये कमी की है, मैं जी जी उस कमी को दूर करने के लिए एक अपना प्रोडक्ट या अपना एक ब्रांड, अपना नाम क्रिएट कर लेता हूँ, जहाँ पे मेरा वो प्रोडक्ट सेल होगा। जी जी। बात आपकी भी सही है कि इसको जरूरत क्या पड़ी थी। जैसा और लैंग्वेजेस नहीं, इसने भी सोचा कि इस लैंग्वेज में ये चीज की कमी है, मैं इस कमी को दूर करने के लिए एक अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करता हूँ। जी सर। और कोई क्वेश्चन? हाँ सर। और किसी का? नो सर। आज तंजील लगता बीमार बीमार सा है। जी मैं भी आ जाना। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लगता पढ़ ज्यादा लिया है। अभी तो मैंने ये मैं पढ़ाया नहीं है, जस्ट बेसिक एक चीज है ये वाली, इसकी जस्ट एक रीडिंग कर लेना। ये कोई इतना खास काम नहीं है करने वाला, या इसको याद करने वाला। जस्ट गुइडो वन रोजम बोर्न इन 1956 हार्लेन, नेदरलैंड्स के।